सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो तुम सब भाई? अच्छा, मैचेस वैचेस देख रहे हो शायद से। क्वार्टर फाइनल्स मिस नहीं किए ना, बिकॉज 4 ही गेम थे भाई। और फीफा ने मतलब सही सही टाइम पे रखा है, सिवाय आज के जो मैचेस हुए अर्जेंटीना और इंग्लैंड के जो मैचेस हुए भाई, वो टाइमिंग छोड़ के तो बाकी सारा सही थे। एक एक गेम देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है ना, दिल को संतुष्टि नहीं मिली, ठीक है। मतलब वो जो 2 गेम देखने का जो संतुष्टि मिलती थी, ठीक है, वो नहीं मिला। मतलब मैं तो हर रोज़ 2 गेम देखता था, ठीक है। एक एक जो 12:30 बजे का होता था और एक 3:30 का देख के सो जाता था, ठीक है। और क्या ही बताओ, वो 6:30 वाला मैं मिस कर देता था, हमेशा ही ऐसा था। तो अब ना वो एक गेम देखने के बाद ना वो संतुष्टि नहीं मिल रही है भाई, क्या ही बताओ। बट ठीक है यार, 100वां मैच कंप्लीट हो चुका है, मतलब 100 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और हमें अपना 4 जो धुरंधर है, जो आगे बढ़ने वाले हैं सेमीज में, वो मिल चुके हैं, जो कि है इंग्लैंड, स्पेन, अर्जेंटीना एंड फ्रांस। ये शायद से पहली बार हुआ है कि नहीं पता नहीं, बट चारों रैंकिंग जो टॉप 4 टीम्स होती है, चारों टॉप 4 में है। एंड बहुत बढ़िया लगा कि भाई फीफा रैंकिंग के जो टॉप 4 है वही आए हैं सेमीफाइनल्स में, और वही भिड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या लगता है दोस्तों, तुम लोग कमेंट करके बताओ कौन जीतने वाला है, और क्या लगता है दोनों मैचेस में वर्डिक्ट क्या है तुम्हारा, वो कमेंट करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें लास्ट में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले मैच, जो पहला मैच हुआ था फ्रांस वर्सेस मोरक्को का। वो जो मैच हुआ था, वो मैच मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट 45 मिनट्स अगर बात करें तो बोलेंगे कि भाई फ्रांस कुछ नहीं कर पाई, फ्रांस ये नहीं कर पाई। अगर आपने मैच प्रॉपरली देखा है ना, फ्रांस ने अटैक किया है बहुत बढ़िया, बट अगर अटैक की बात मोरक्को की साइड से करें तो मोरक्को ने कुछ अटैक, सच में बोलूँ तो कुछ किया नहीं था। फ्रांस वर डोमिनेटिंग दिस होल गेम। एंड एक पेनल्टी मिला था जो कि मतलब बहुत बढ़िया सेव था बोनो का। मतलब बोनो ने वो रोक भी दिया था, 2-3 चांसेस बने जो कि बोनो ने सेव कर दिया। क्लोज सेव था 2-3, ठीक है, वो भी कर दिया। मतलब बोनो का फर्स्ट हाफ वाला गेम बहुत बढ़िया था, सेकंड हाफ में भी किया उसने बढ़िया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, बट किया है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब बोनो वॉज बैड इन दिस गेम। उसको 8 का रेटिंग समथिंग मिला होगा, एंड विच इज़ वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। मतलब बहुत ही बढ़िया बोनो का गेम था। बट अगर तुम लोग कहो कि भाई मोरक्को भाई अच्छा खेलती है, अगर उसको पूरा टीम रहता, उसके पास मतलब उनके पास अगर पूरा टीम रहता, क्योंकि मार्जरी को मेकशिफ्ट सेंटर बैक खिलाया जा रहा था, साइबारी नहीं था, खनोस को एक वो लेफ्ट विंग है, ठीक है, उसको भाई फॉरवर्ड खिलाया जा रहा था, सेंटर फॉरवर्ड ताल भी खेल रहा था, डियाज खेल रहा था। तो एक क्या बोलते हैं वो, जो मेन वेपन्स है, ठीक है, मोरक्को के, वो नहीं खेल रहे थे मैचेस पे, मैच पे, ए वाले मैच पे वो लोग अवेलेबल नहीं थे। बट सच बताओ तो अगर नेशन की बात करें, अगर अफ्रीका नेशन में अगर सबसे बेस्ट टीम की बात करें जो अभी अवेलेबल है, वो है मोरक्को, ठीक है। एंड मोरक्को ने जो मतलब थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेला है, अगर ब्राज़ील वाला मैच बोलो या नेदरलैंड्स वाला मैच बोलो, जो कि अपसेट था जो मैचेस, ठीक है, जो इनका पिछला मैच था अगेंस्ट कनाडा, वो भी बढ़िया खेले भाई ये लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं खेल पाए, मतलब उस पर भी इंजरी हुआ था, उस पर भी अरे उनाही था, शायद से उनाही था, उनाही आया गोल किया, ठीक है। एंड उस पर भी बहुत बढ़िया खेला वो लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं खेला। बट ये वाला मैच कुछ डिफरेंट था, बिकॉज दे आर फेसिंग द बेस्ट फ्रांस टीम राइट नाउ असेंबल्ड टुगेदर। लोगों जब वर्ल्ड कप चालू हुआ, मैंने भी क्वेश्चन किया था क्या इतने सारे अटैकिंग प्लेयर्स जो है, क्या डेस्टैम्स इनको एक साथ प्लेटफॉर्म दे पाएगी, उनका सिस्टम क्या इनको फेवर करेगा। एंड द आंसर इज यस। अभी तक अगर हम लोग पूरा फीफा वर्ल्ड कप देखें तो भाई सच बताओ तो भाई बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म किया है डेस्टैम्स। वो इतने बढ़िया मैनेजर प्लेयर, मतलब क्यों है, प्लेयर भी बहुत बढ़िया थे और मैनेजर भी इतना बढ़िया क्यों है, क्योंकि मतलब
उन्होंने उनके अंडर ही 2018 में जीता था, और वो फ्रांस टीम तो मतलब उतना बढ़िया भी नहीं थी जो ये बनी है ना। मतलब ये जो फ्रांस टीम है ना, ये मैं कह रहा हूँ मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ्रांस टीम असेंबल्ड, ठीक है। मतलब मैं अपने आंखों से देख पा रहा हूँ इस फ्रांस टीम को, ये लेजेंडरी स्टेटस लिख के जाएगी ये फ्रांस टीम। हाँ, मतलब 100%, ठीक है। यू आर विटनेसिंग अ हिस्टोरिकल टीम, ठीक है। बात करें टैक्टिकल ट्विक्स की, तो इस मैच में भी कुछ टैक्टिकल ट्विक्स डेस्टैम्प्स ने किए थे, क्योंकि उसको पता था कि मोरोको जो है वो लेफ्ट और राइट बैक उनका जो अभी मतलब अगर आप लाइनअप खोलेंगे तो एडिने और हकीमी जो लेफ्ट और राइट बैक खेल रहे थे इस मैच के लिए, तो दे आर प्रीटी मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और एडिने का भी मैं कहूँगा मोरलेस बहुत बढ़िया गेम गया है, मतलब उतना खराब नहीं गया है, ठीक है। एंड हकीमी भी भाई सो मैं बोलूँगा सो गेम गया है, ऐसा मैं बोलूँगा। मतलब हकीमी हम जैसे सोचते हैं कि ऑपरेट करता है हकीमी, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि सो गया है गेम, ठीक है। बात करें तो वो जो मैं टैक्टिकल ट्विक की बात कर रहा था, डेस्टैम्प्स ने बहुत क्रेजी चीज़ कर दिया, ठीक है। डेस्टैम्प्स को पता था कि भाई ऐसा है, डेस्टैम्प्स ने डुए को डाला लेफ्ट विंग पे, एक किलियन एम्बापे को एक फ्री सा एक रोल दे दिया, ठीक है। एंड डेम्बेले डाल दिया। क्यों क्यों क्योंकि ये अगर डालते हैं वो, ठीक है, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, लेफ्ट विंग डुए को नहीं, लेफ्ट विंग में मतलब एम्बापे को एक फ्री रोल दे दिया एंड राइट विंग में डुए को डाला, जिसके कारण की वजह से वो जो कंटिन्यूस जो एडिने को फेस करना था, या कंटिन्यूस जो मतलब टैक्टिकल स्विच जब हो रहा था तो वो डेम्बेले कर रहा था, डुए कर रहा था, ओलिसे भी राइट पे जा रहा था, तो वो बहुत बढ़िया स्विच हो रहा था। और एम्बापे को फ्री खुला छूट दे दिया कि भाई तुम खेलो, तुमको जिधर खेलना है खेलो, जैसे रन सीन लेना है लो, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो मतलब स्विच की वजह से बहुत बढ़िया गेम भी गया एम्बापे का। वेल पेनल्टी मिस किया उसने, मतलब जो मैं पहले ही बोला कि बोनो का बढ़िया सेव था। मतलब आई विश यार बोनो अगर यूरोप पे रहता तो बहुत बढ़िया रहता यार। किसी भी क्लब, जिस क्लब पे गोलकीपर्स की प्रॉब्लम है भाई, वो बोनो को उठा लेती भाई। मतलब पता नहीं क्यों उन्होंने मतलब वो ऑप्ट क्यों किया फॉर सऊदी, पता नहीं, बट बोनो बहुत बढ़िया थे। और मैं जो टैक्टिकल की बात कर रहा था, टैक्टिकल स्विच जो बात कर रहा था, डुए को राइट विंग डालना, वो भी बहुत मास्टर क्लास था बाय डेस्टैम्प्स। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल गेम की, तो दिस फ्रांस टीम इज़ वेरी स्केरी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बार बार मैं फ्रांस की तारीफ क्यों कर रहा हूँ, मतलब वीडियो के 7 मिनट हो चुके हैं और मैं फ्रांस की तारीफ ही कर रहा हूँ, मैंने मोरक्को के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं किया। दिस इज़ बिकॉज आज के मैच के बारे में कुछ बताना ही नहीं है, ऐसा कुछ मोमेंट्स नहीं बना जिसको मतलब जो कि मतलब ऐसा है कि फ्रांस को टेस्ट किया है। फ्रांस को मतलब ऐसा लास्ट के फ्यू मोमेंट्स में मैंने अटैक्स देखे, बट वो भी वेस्टफुल ही थे, वो भी डिफेंड हो गए थे टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड मैं कुछ कुछ स्टिंट्स बताऊंगा आपको। 2002 में जब ब्राज़ील खेली थी, 2002 में ब्राज़ील वर्ल्ड कप जीती थी, वहाँ पर उस वर्ल्ड कप पे गोलकीपर थे दीदा, बट दीदा की बात नहीं होती थी, ठीक है, बाकी प्लेयर्स की बातें करते थे। अगर आप बात करें 2018 फ्रांस, सेम फ्रांस की अगर बात करें 2018 वाली फ्रांस की, तो वहाँ के गोलकीपर थे ह्यूगो लॉरिस, बट ह्यूगो लॉरिस की कोई बात ही नहीं करता था। मतलब ये जो चीज़ है, गोलकीपर डिपेंडेंसी कम है, ठीक है। बट अगर आप बाकी सारे कैंपेन्स देखेंगे, मैं मेसी का अगर जो पिछले साल का मतलब 2022 का जो स्टिंट था, वहाँ पर आप बोलोगे कि एमिलियानो मार्टिनेज का एक बड़ा एक रोल था थ्रू आउट द कैंपेन। या अगर आप इटली वाला भी बोलेंगे तो भाई बुफॉन थे वहाँ पर, ठीक है। तो 2006 की बात करो ऑब्वियसली। तो मतलब आप कह सकते हो कि हर एक वर्ल्ड कप में गोलकीपर डिपेंडेंसी रहता है, कुछ कुछ वर्ल्ड कप छोड़ के, जैसे कि 2 मैंने बोला या 18 मैंने बोला, ठीक है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ठीक है। क्योंकि जो अप फ्रंट आपके पास जो प्लेयर्स है, मतलब आप नहीं सुनेंगे मैग्नान टेस्ट हुआ है या मैग्नान बहुत बढ़िया है, भाई मैग्नान के वजह से मैचेस जीते, ऐसा आप नहीं सुनेंगे, ऐसा आपको आएगा ही नहीं। और ये वर्ल्ड कप खत्म भी हो जाएगा, अगर किसी मैच से निकल भी गए लोग सेमीज में, अगर स्पेन से आउट भी हो गए, तब भी आपको नहीं, ये कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं भाई मैग्नान बढ़िया था इस टीम में, या जीत भी गए ना तब भी नहीं बोलेगा कोई कि हाँ मैग्नान बढ़िया था। क्योंकि
गोलकीपर टेस्ट ही नहीं हुआ। अगर आप ग्रुप स्टेजेस में देखें तो ग्रुप स्टेजेस में सेनेगल वाज द टीम, मैं बोल सकता हूँ सेनेगल वाज द टीम कि जो कि गोलकीपर टेस्ट की वो भी मतलब सेवेबल गोल था, वो ऐसा कुछ मतलब गोल नहीं था इब्राहिम एम्बाए के तरफ से, वो भी सेवेबल था। नेक्स्टली अगर मैं बताऊँ कि अगर मैचेस जो मिले ऑल थ्रू आउट जो मैचेस मिले हैं अगर मैं बात करूँ तो वो भी कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब जिससे क्या बोलूँ मतलब फ्रांस को दिक्कत हो। ठीक है, मोरक्को वाज द फर्स्ट मैच, मतलब पैराग्वे देखो राउंड ऑफ 16 में जर्मनी मिल सकती थी बट उनको मिला क्या, पैराग्वे मिला, राइट। पैराग्वे मिला उनको, पैराग्वे उनको फेस करना पड़ा। अब उनको मिलता जर्मनी बट मिला पैराग्वे। ठीक है, वो भी कुछ टेस्ट नहीं की मैग्नान को। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं भाई बहुत गलत हो गया, मतलब मैग्नान तो भाई बहुत फंस गए ऐसा वैसा, तो वो भी टेस्ट नहीं किया। वो लोग डिफेंसिव सेटअप पे बैठे थे एंड मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मतलब इट वाज फ्रांस जिसको प्रॉब्लम हो रहा था गोल स्कोर करने में, रादर उनको पेनल्टी मिला एंड दे स्कोर्ड द गोल। तो डिफेंस मैं बोलूँगा अभी तक अगर हम मैचेस देखें तो डिफेंस ज़्यादा टेस्ट नहीं हुई, कोई भी टीम ऐसा नहीं था जो डिफेंस टेस्ट कर पाई एंड दैट्स मेक्स फ्रांस वेरी मच स्केरी टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये फ्रांस जो है भाई, ये फ्रांस भाई तोड़ने वाली है भाई। स्पेन को भी भाई, अगर स्पेन की बात तो मैं आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में, मतलब उनका जो गेम में स्पेन वर्सेस बेल्जियम के बारे में स्पेन पे तब बात करूँगा मैं। बट भाई रियली बताऊँ तो फ्रांस बहुत ही तगड़ी टीम है एंड जो प्लेटफॉर्म उनको मिला, अगर आप मतलब वर्ल्ड कप के स्टार्ट पे मेरे जैसे ही अगर सोच रहे थे कि भाई प्लेयर्स को प्लेटफॉर्मिंग कैसे करोगे आप, तो वो जो मिला है को और ये जो उस चीज़ के ऊपर जो बिल्ड कर रहे हैं इट इज़ समथिंग क्रेजी। फिर लास्ट में जब सब्स हुए, सब्सटीट्यूशंस आए, ठीक है, मटेटा को उन्होंने उतार दिया, ज़ायरे एमरी का वो डेब्यू मिला ज़ायरे एमरी को, इफ़ यू नो, मतलब ज़ायरे एमरी तो इतने मैचेस खेला, ज़ायरे एमरी को नहीं उतारा था डेशम्स ने एंड ज़ायरे एमरी को एक डेब्यू मिला काइंड ऑफ। ठीक है, मटेटा आया एम्बापे के सब्सटीट्यूशन, फिर डुए को चेंज किया, बारकोला आया, ठीक, एंड लास्ट में मालो गुस्तो आया। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि हर एक पोजीशन में प्लेयर्स हैं जो कि मतलब खतरनाक खेल रहे हैं। ठीक है, और एक बात गाइज मैं बोलना भूल गया, ठीक है, वो है कि अगर आप एनालाइज करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न के बारे में, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न अगर फ्रांस की टीम को एनालाइज करते हैं, स्क्वाड जब निकला था, मैंने वीडियो भी बनाया था, तो मैंने बात किया था अबाउट द मिडफील्ड की मिडफील्ड कंडीशन, मतलब मिडफील्ड में प्लेयर्स वैसे नहीं हैं एंड फ्रांस जो मिस कर रही है वो है एक पॉग्बा या एक प्लेयर, एक आइडेंटिटी जो कि मतलब फ्रांस को चाहिए। 2022 में कांते था बट अब कांते का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है मिडफील्ड में। रैबियो आप कह सकते हो कुछ हद तक डेस्टम्स फेवरेट है, रैबियो एक डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। बट आज जो मैंने देखा, मतलब ये जो मोरक्को वाला गेम था, आज मैंने जो देखा मानू कोने और रैबियो का जो मिडफील्ड मैंने देखा, इट फील्स गुड। ठीक है, सच बताऊँ तो इट फील्स गुड कि मानू कोने और रैबियो बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट किए एक दूसरे को एंड मानू कोने का जो परफॉर्मेंस था बहुत बढ़िया था इस आज के मैच पे एंड इस फ्रांस की टीम को ऐसा मिडफील्ड चाहिए। मानू कोने जैसा परफॉर्मेंस, मानू कोने ने जैसा दिखाया वैसा परफॉर्मेंस चाहिए इस मिडफील्ड को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इनका डिफेंस बढ़िया है, इनका अपफ्रंट तो बढ़िया है ही। ठीक है, इनका गोलकीपर सिचुएशन भी अगर आप देखें तो शेवेलियर है सेकंड चॉइस गोलकीपर, जो कि मतलब बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, एंड मतलब ये सब ऑल टुगेदर अब देखते हैं तो फ्रांस का मिडफील्ड ही सबसे वीक लगता है आपको, बट वो भी आज के मैच में पता चल गया कि फ्रांस का मिडफील्ड कैसा है एंड मतलब जो कि लीस्ट फेवरेट नेम्स है, रैबियो, मानू कोने, ये लीस्ट फेवरेट्स है, मतलब इतने टॉप नेम्स नहीं है। चुआमेनी आप कुछ हद तक कह सकते हैं टॉप नेम में पड़ता है, बट मानू कोने कहीं भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, ये है वो है, कोई बज़ नहीं है इस प्लेयर के बारे में। बट
ये बंदा अपना जितना काम था वो काम कर लिया एंड मतलब दिखा दिया भाई कि ये मिडफील्ड संभाल सकता है। ये भी एक प्लेयर है जो मिडफील्ड में आके अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखा सकता है। ठीक है, मैं बहुत बात कर लिया, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, हाइड्रेशन ब्रेक, पानी पियो गाइस। ठीक है, ओ आप लोग आ गए। चलो बात करते हैं स्पेन वर्सेस बेल्जियम की। तो देखो, स्पेन वर्सेस बेल्जियम अगर मैच में बोलूँ तो मतलब लक वर्ड मैं नहीं यूज़ करना चाहता, बट कुछ हद तक मैं बोलूँगा स्पेन बहुत लकी है, क्योंकि ये मैच के स्टार्टिंग पे ही पता चल गया था कि ट्रेनिंग में ही इंजरी हो गया यूरी टेलीमेंस का, जो कि एक क्लच प्लेयर निकले थे इन द सेनेगल वाला मैच पे। ठीक है, उन्होंने एक पेनल्टी और एक गोल स्कोर किया था। सच बताऊँ तो मैं आई वाज शॉक अबाउट दैट कि यूरी टेलीमेंस वो इंजर हो गए ट्रेनिंग पे ही, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल पीस थे इन द मिडफील्ड। क्योंकि इससे पहले अमादो उनाना जो थे उनका भी इंजरी हो गया था, जो भी और एक प्लेयर थे जो कि इस दोनों जो पिवट बनाते हैं ना, जो डबल पिवट है, उसमें से एक यूरी टिलेमंस और दूसरा अमादो उनाना है। अमादो उनाना तो निकल गए एंड यूरी टिलेमंस भी इस गेम से पहले निकल गए भाई। तो ये जो शॉक लगा होगा बेल्जियम टीम को, शायद से वो उभर नहीं पाए, क्योंकि उनको खिलाना पड़ेगा अभी। वो वैसे भी खिला रहे थे रास्किन को इन प्लेस ऑफ अमादो उनाना। अभी उनको कोई CDM ढूंढना पड़ेगा एंड दे कम अप विद द आइडिया ऑफ प्लेइंग वनाकिन जो सेंट्रली ऑपरेट करते हैं, एक 10 की तरह खेलते हैं। मैच से पहले वनाकिन अनाउंस किया गया इन द प्लेइंग 11 एज अ डबल पिवट। अब ये एक नया रोल है, मैंने कभी नहीं देखा था वनाकिन को एज अ डबल पिवट खेलते हुए, बट वो खेले एंड सैडली मुझे कहना पड़ा कि मतलब ये फ्रांस के लिए, सॉरी मेरे दिमाग में फ्रांस ही है, समझ रहे हो, जो ये बेल्जियम के लिए एक शॉक होने वाला था, क्योंकि शायद से ही कुछ आउटपुट निकल सकता है इससे। डिब्रूइना को खिलाया गया प्लेइंग 11 में एंड केटेलारे को खिलाया गया। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में पहले ही गोल मार दिया था फाबियन रुइज में। एक स्क्रैपी गोल था वो फाबियन रुइज का, लेकिन फाबियन रुइज का पहला गोल इंटरनेशनली अगर कहे तो अच्छा लगा फेबियन रुइज को गोल स्कोर करते हुए। और अगर टेक्निकल ट्रिक्स की बात करें तो पेद्री जो हमारे प्लेयर है, पेद्री स्पेन के, तो वो बहुत उनके टचेस बहुत हेवी लग रहे थे, पासेस सही से नहीं हो रहे थे। वो जो मतलब बॉल रखने की चीज़ होती है, ठीक है, मतलब स्पेन एक पोजीशन डोमिनेशन वाली टीम है, पोजीशन डोमिनेटिंग टीम है जो पोजीशन रखना चाहती है। एंड पेद्री ने ऐसे बहुत मतलब ये लास्ट 2 मैचेस में बोलूँगा कि पेद्री का ऐसा गेम निकल रहा था कि बॉल्स नहीं रख पा रही थी, पासेस गलत हो रहे थे, पासेस चले जा रहे थे, वो इंटरसेप्शंस हो जा रहे थे कुछ कुछ पासेस में। तो इसी वजह से शायद से कोच ने सोचा कि नहीं रेस्ट दिलाते हैं, फाबियन रुइज को मतलब करते हैं प्लेइंग 11 में डालते हैं एंड विद रॉड्री का मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया सीजन जा रहा है वर्ल्ड कप सीजन। मतलब रॉड्री जो मतलब पोर्तुगल वाले मैच में मैंने देखा था, रॉड्री के जो कटिंग पास निकल रहे थे फॉर लामिन यामाल एंड ऑल, तो उसी सेंस को आई थिंक उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही रॉड्री को सिलेक्ट किया गया था इस प्लेइंग 11 में। मैच शुरू होता है, मैच के कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाता है कि भाई बेल्जियम इज़ इनकॉम्पिटेंट, क्योंकि बेल्जियम के पास ऐसा कुछ भी नहीं था वेपन कि वो कुछ कर पाए, कुछ हार्म कर पाए स्पेन को। उनके पास जो वेपन था, मिडफील्ड उनका स्ट्रॉन्ग था, जो कि वो सोचे थे कि मिड ब्लॉक पे स्पेन को रोक देंगे, जो कि रोक पाते अगर यूरी टिलेमंस रहता। तो टिलेमन वॉज अ बिग मिस, जो कि मतलब शायद से गेम को अलग तरह से अप्रोच कर सकता था रूडी गार्सिया। मैं और एक चीज़ बोलूँगा अबाउट रूडी गार्सिया। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में रूडी गार्सिया को बोला था, अगर रूडी गार्सिया की जो बेल्जियम है, ये अब जो बेल्जियम है वो रूडी गार्सिया की बेल्जियम है, क्योंकि मतलब जो प्लेयर्स है, मतलब बेल्जियम की एक गोल्डन जनरेशन हुआ करती थी
अब वो प्लेयर्स बूढ़े हो चुके हैं एंड वो प्लेयर्स से आप ज़्यादा कुछ नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो अगर इस साल रूडी गार्सिया कुछ कर पाती है बेल्जियम के साथ, अगर वो एटलीस्ट सेमीज भी जा पाते हैं, क्वार्टर्स भी जा पाते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रूडी गार्सियाज ब्रिलियंस, कि वो अपने प्लेयर्स को कैसे जानते हैं, प्लेयर्स को कैसे प्रोफाइल किए हैं, उस हिसाब से ही वो जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। एंड रूडी गार्सिया ने काइंड ऑफ कह सकते हो कि मेरे बात को सच कर दिया। उन्होंने प्लेयर प्रोफाइलिंग भी वैसे की थी, चीज़ें भी वैसे किए थे, बट जो ग्रुप स्टेजेस में उनके मैचेस गए थे उस हिसाब से मैं बहुत गुस्सा था उनसे। वो मतलब वो वाले ग्रुप से निकले थे, आप समझ रहे हो, ग्रुप ई से निकले थे, जिनमें से इजिप्ट और ये टीम निकली थी। तो आई वॉज हेट वॉचिंग बिफोर दिस, सच बताओ तो, ठीक है। मतलब यूएस वाले पहले मैच पे मैं सोचा था सेनेगल आगे जाएगी, और मैंने बेल्जियम को नहीं रेट किया था क्योंकि बेल्जियम कुछ अच्छा नहीं लगी थी। वेयर सेनेगल ग्रुप ऑफ डेथ में भी रह के अपना आइडेंटिटी नहीं भूली थी, और सच बताओ तो बहुत अच्छा खेली थी, मतलब जो खेलना चाहिए था उनको वही खेली थी। एंड दैट्स वाई मैं सच बताऊँ तो आई वॉज बायस्ड टू अ सेनेगल, बट सेनेगल को भी इन्होंने हराया, क्लच गोल टेलेमंस का बात किया मैंने, ठीक है। यूएस को इन्होंने गंदी तरह से हराया, ठीक है, जो 4-1 बहुत बुरी तरीके से हराया था। वो तो पूरा वर्ल्ड यूएस को हेट वॉच कर रही थी, सब बेल्जियम का साइड ले रहे थे, तो मेरा हेट वॉच सक्सेसफुल नहीं हुआ। और मतलब वहाँ तो मैं बेल्जियम को ही सपोर्ट कर रहा था ऑब्वियसली, एंड वो भी मैच बहुत बढ़िया निकाला। तो इसलिए मेरे को लगा कि कमिंग टुवर्ड्स अगेंस्ट स्पेन, जो कि काइंड ऑफ आप कह सकते हो मिकेल ओयारज़ाबाल के वजह से टिकी हुई है, गोल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो। एंड पुर्तगाल वाले मैच पे भी मेरिनो ने ही स्कोर किया था, तो कुछ हद तक मैं इस मैच पे श्योर था कि बेल्जियम शायद से आउट कर देगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल स्कोरर्स है। यूएस वाले मैच में लुकाकू ने भी स्कोर किया था, वनाकेन ने भी स्कोर किया था, और कटेलरे का 2 गोल था। तो मैं आई वॉज श्योर अबाउट दैट कि कटलर के 1 गोल तो आने ही वाला है 100%, और ये गेम शायद से अगर 90 मिनट से ज़्यादा भी जाता तो मैं हैरान नहीं होने वाला था, ठीक है। एंड इस गेम को मतलब कुछ हद तक आप 45 मिनट्स के बाद अगर देखोगे ना, टिल 78 मतलब 78 मिनट आई थिंक, 78 मिनट, मैं चेक कर लिया 78 मिनट टिल कह सकते हो कि गेम वैसे ही फील दे रहा था कि 1-1 होगा, एंड देन ये चली जाएगी भाई 120 मिनट पर, वो अगर गोल आता है, नहीं तो पेनल्टीज पे जाएगी, 100% श्योर है ये चीज़, ठीक है। मेरे को ये ऐसी पता था ये चीज़, एंड इसलिए मैं सोच रहा था कि भाई ये कब ख़त्म होगा, लेकिन 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 मिकेल मेरिनो आते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ आई थिंक वो आते हैं ओल्मो के जगह पे, ठीक है, मिकेल मेरिनो ओल्मो के जगह पे आते हैं, वो स्कोर करते हैं, जो सुपर सब जो रोल उनको मिला है मिकेल मेरिनो को, वो स्कोर करते हैं। एंड मैं मेरिनो को जितना तारीफ़ करूँगा उससे ज़्यादा मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कुबारसी की। अब क्यों आप लोग बोलोगे कि कुबारसी को क्यों तारीफ़ कर रहा है भाई, क्योंकि कुबारसी ने जो दिमाग लगाया कि भाई इसके बीच में एक चीज़ मैं भूल गया बोलना कि कोर्तुआ 78 मिनट में क्यों बोल रहा हूँ, ये 71 मिनट में कोर्तुआ का सब्सटीट्यूशन हो गया। अब क्यों हुआ, क्योंकि कोर्तुआ का हो गया मतलब चोट लग गया था, ठीक है, वो खिंचाव हो गया था कुछ, ठीक है, एंड उसके वजह से उसको फील्ड लेफ्ट करना पड़ा। वो खेलना चाहता था, बट आई थिंक रूडी गार्सिया रिस्क नहीं लेना चाहते थे, एंड दैट्स वाई ही पुट सेने लेमेंस ऑन द फील्ड, जो कि उनके 100% फिट गोलकीपर है, सेकेंड चॉइस, तो उनको उतारा। एंड अब मैं कुबारसी की बात करूंगा, जो कुबारसी का ब्रिलियंस था, कुबारसी ने टेस्ट किया न्यू गोलकीपर को, जिसको एक भी मिनट्स नहीं मिले वर्ल्ड कप में, एंड उसका वर्ल्ड कप डेब्यू है, इतने बड़े स्टेज पे इतना प्रेशर लेके। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई दूसरा प्लेयर होता, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कुबारसी जैसे सोचता, क्योंकि सेने लेमेंस इज़ अ वेरी गुड नेम इन मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस साल टॉप 4 में फिनिश किया है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सेने लेमेंस, क्योंकि उसकी गोलकीपिंग की ब्रिलियंस की वजह से। मतलब जो कॉर्नर्स आते हैं, आपने देखा है प्रीमियर लीग में कैसे कॉर्नर्स डलते हैं, एंड सच बताओ तो जो मतलब ये आर्सेनल का जो कॉर्नर टेकिंग स्पेशलिटी था, ठीक है, उसके वजह से पूरा प्रीमियर लीग चार्ज अप हो गई थी, सब फाउल्स करते थे, चीज़ें करते थे, एंड उसमें से मैं सच बताऊँ तो कॉर्नर्स जो मैनचेस्टर यूनाइटेड खाती रहती थी, और जहाँ पर जब सेनी लेमेंस का एडिशन हुआ तो सेनी लेमेंस ने ये सब कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा बचाया है, हमने देखा है। एंड इसी कारण की वजह से आई थिंक सेनी लेमेंस इज़ वन ऑफ द
ग्रेट प्लेयर्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, एडिशन के बाद अच्छा ही हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। लेकिन यहाँ पर कुबारसी ने सोचा कि भाई चलो इसको टेस्ट करते हैं, शॉट लेते हैं, अगर कुछ ना हो तो कॉर्नर ही मिल ही जाएगा। तो शायद से यही सोच के शॉट लिया था। एंड शॉट लेने के बाद जो गोलकीपर थे सनी लेमेंस, वो बॉल शॉट को रोक दिए, लेकिन ठीक से पैरी नहीं कर पाए। एंड दैट इज़ वाई उनसे उनके हाथ से डिफ्लेक्ट होने के बाद वो पकड़ सकते थे एक जंप लेके या कुछ लेके, बट ही स्टेड स्टिल। एंड उसी का फ़ायदा उठा के मेरिनो कहीं से आए और फटाक से मारे गोल, और भाई निकल गए भाई, क्योंकि उनको पता था कि यही मोमेंट है टू मेक अ लीड, 2-1 का लीड बनाने के यही मोमेंट है। और भाई काफ़ी बेहतर शॉट था मेरिनो की तरफ से, एंड मेरिनो स्कोर्ड अ गोल, सेव्ड स्पेन फ्रॉम द मतलब क्या बोलूँ ये, और 30 मिनट खेलने से सेव्ड स्पेन काइंड ऑफ, और सिक्योर कर दिए अपना क्वालिफिकेशंस टू सेमीफाइनल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बेल्जियम के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने उनके मिडफील्ड के क्राइसिस के बारे में तो बात किया बिफोर स्टार्टिंग द मैच, वो तो बात की है। बट आई थिंक मैं कहना चाहता हूँ कि रूडी गार्सिया ने, जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ही कहा था कि प्लेयर प्रोफाइलिंग बहुत बढ़िया किया है उन्होंने, तो उनको पता है अपने प्लेयर्स कैसे है, क्या चीज़ नहीं है। एंड आई थिंक बेल्जियम अच्छा करेगी इन द वर्ल्ड कप, मैंने ये कहा था। एंड रूडी गार्सिया ने वो मुझे प्रूव कर दिया राइट कि भाई हाँ, मैं सही सोच रहा था स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ही। और ये जो मैच, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि उसने जितना हो सकता है, जितना यूजेबल है एक प्लेयर, ठीक है, उतना ही यूज़ किया। अगर मैं सब्सटीट्यूशंस की बात करूँ, एक्सेल विस्टल को लाया गया था ट्रोसर्ड के जगह पे, रोमेलू लुकाकू को लाया गया था वनाकेन के जगह पे, ठीक है, ये 60 मिनट्स के चेंजेस थे। फिर डी कूपर को हटाया गया, सहेज को लाया गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि लमीन यामाल को नहीं कोप अप कर रहा था मतलब ये डी कूपर, तो डी कूपर को हटाया गया, सहीज को लाया गया। फिर जो कंकशन सब्सटीट्यूशन जो था वो करना पड़ा, वो सनी लेमेंस का करना पड़ा। एंड लास्टली सेल्स मेकर जो थे वो उनको मतलब लाया गया इंस्टेड ऑफ डी ब्रुयनी। 86 मिनट पे लाया गया था ये। बट सच बताओ तो कुछ हुआ नहीं, मतलब वो तो सोच लिए थे कि और 30 मिनट खेलना है, तो वो सेल मेकर वाला चेंज किए थे वो, अदरवाइज शायद से नहीं करते वो, अगर ऐसा मतलब वो उनको सेव नहीं करना होता, अटैक करना होता, तो इसीलिए शायद से चेंज किए होंगे। बट सच बताओ तो कुछ नहीं हो पाई, मेरिनो वाला गोल हो गया, एंड बेल्जियम इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। हाँ, ख़राब लगा बेल्जियम के लिए, क्योंकि आज के मैच में सच बताओ तो बेल्जियम ने कुछ गलत किया नहीं था। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फेट, देयर लक, ठीक है, कि वो अपने की प्लेयर्स पे मिस कर रहे थे। स्पेन भी कर रही है, स्पेन भी अपना लेफ्ट विंग अच्छा नहीं है स्पेन का भी, ठीक है, बट स्टिल दे आर डूइंग वेल। एंड आई होप कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप उनका अच्छा जाए। एंड स्पेन का मैं बोलूँगा कि जो जो चीज़ों पे उनको काम करना है, ठीक है, वो चीज़ें करें, क्योंकि उनका डिफेंस में अगर मैं बात करूँ तो आज जो गोल खाया है उनाई सिमोन ने, जो हेडर खाया है चार्ल्स दे कटेलरे का, बहुत बढ़िया फिनिश था भाई, एक स्ट्राइकर फिनिश था चार्ल्स दे कटेलरे का। मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं सोच रहा था कि भाई कब मुझे ऐसा चार्ल्स दे कटेलरे देखने को मिलेगा, सच बताऊँ तो। मैं पिछले वीडियोस में भी बताया था अबाउट चार्ल्स दे कटेलरे कि मुझे चाहिए भाई वो पुराना चार्ल्स दे कटेलरे, जो कि मतलब बेक ऑफ खेलता था, ठीक है, उसका जो पोजीशनिंग था वो बेक ऑफ था एकदम, ठीक है, वो ऐसा प्लेयर चाहिए मुझे। एंड शायद से उसने सुन लिया, और यूएस वाले मैच में और ये वाले मैच पे भी बढ़िया ही खेला, दोनों मैच पे ही। तो आई थिंक इट्स अ गुड, लास्ट 2 मैचेस उसका बढ़िया ही है चार्ल्स दे कटेलरे का। आज का हेडर भी बहुत क्लासी हेडर था, एक 9 की तरह फिनिश किया उसने, ठीक है, दो ही इज़ नॉट अ 9। बस इतना ही बोलूँगा। और स्पेन का मैं बोलूँगा यार कि इस टीम से मुझे उतना मतलब क्योंकि मैं अगले मैच के बारे में बात करूँगा, क्योंकि जो मतलब स्पेन और फ्रांस होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा मैं इसमें, कि उस मैच में पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनाई सिमोन कुछ सही करने वाले हैं। उनाई सिमोन को ही ट्रस्ट करेंगे वैसे डे ला फुएंट। एंड डिफेंस ही टेस्ट हुई है, बट गोलकीपर उतना टेस्ट नहीं हुआ है। आज गोलकीपर टेस्ट हुआ एंड रिजल्ट आपके सामने है।
तो कुछ गेम्स ऐसी होती है कि गोल करने के बाद सेव करना पड़ता है रिजल्ट, तो शायद से उनई सिमोन के साथ वो रिजल्ट शायद से ना सही हो पाए। आई एम नॉट स्क्रूटिनाइजिंग हिम मच बिकॉज मैंने ज़्यादा नहीं देखा है कि गलती करते हुए सिमोन के इस पूरे सीज़न में। तो मैं होप करता हूँ कि वो बढ़िया करे एंड टीम बढ़िया करे, बिकॉज अगेंस्ट फ्रांस इट विल बी अ बिग टेस्ट फॉर फ्रांस, ए बिग टेस्ट फॉर स्पेन, क्योंकि फ्रांस एक बहुत ही फ्लूइड टीम है, एक फ्लूइडिटी टीम है, बहुत बढ़िया खेलती है। अगर आप ऐसे ही खेलोगे, स्पेन जैसे खेल रही है ऐसे ही अगर टेम्पो रख के खेली, क्योंकि स्लो है, बहुत स्लो है, और अगर ऐसे ही रख के खेली तो मुझे नहीं लगता कि फ्रांस के आगे स्पेन कुछ कर पाएगी। स्पेन को अगर कुछ करना है तो उनको क्रिएटिव और होना पड़ेगा एंड अपने चांसेस जो है वो बड़ी करने पड़ेंगे, ऐसे मिस नहीं कर पाएगी, मतलब करना नहीं चाहिए स्पेन को। तो मैं इसी के साथ ये वाला स्पेन वाला रिव्यू ख़त्म करूँगा एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच। तो नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड जो मैच हुआ वो मैच मतलब सच बताओ तो बहुत हाइप्ड अप मैच था कि हाँ भाई उधर से केन, जूड बेलिंगम ये सब प्लेयर्स आएंगे एंड इधर से हालैंड जाएगा, सॉल्डोज जाएगा, स्कूलरुप भी है, नूसा भी है, तो ये सब प्लेयर्स जाएंगे। एक मतलब एक अटैक डोमिनेंट मैच होने वाला था, हम लोगों को लगा था, बट शायद ये सोचना ही गलत था फॉर इंग्लैंड, बिकॉज इंग्लैंड ने जो पिछले दो ओपोनेंट्स फेस किए थे वो उनमें से एक था कॉन्गो वाला, जो कि मतलब उस पर भी वो लोग ठीक ठाक नहीं दिखे इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट उनका जो मैच आया अगेंस्ट मेक्सिको, वो उनके लिए थोड़ा टफ था वो मैच। ठीक है, वो मैच भी मतलब वो लोग किसी तरह से निकाल लिए, वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ तो ये जो नॉर्वे वाला मैच गया, इस मैच पे हमने जो सोचा था वो ऑब्वियसली ये लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका पिछला दो मैच ही स्क्रैप ही गए थे, उतना मतलब सही मेरे हिसाब से नहीं गया। इंग्लैंड को मैं जैसा जानता हूँ कि वो लोग जो प्लेयर्स लेके गए हैं वो इंटेंसिटी वाले प्लेयर्स है, वो एथलेटिज्म के बेसिस पे लेके गए थे, वो प्लेयर्स इंटेंसिटी के बेस पे लेके गए थे एंड उसी बेस पे अगर लेके गए हैं तो वैसा अटैक भी हम लोगों ने सोचा था कि ट्रांजिशनल अटैक बहुत ज़्यादा होगा, बट हमने इस इंग्लैंड टीम से कुछ नहीं देखा। इनका एक प्रॉब्लम था जो था कि राइट बैक पे कौन खेलेगा, ये लोग खिलाए एजरी कॉन्सा को। अब मैच से पहले बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई कौन खिलाएंगे राइट बैक, मतलब डेक्लन राइस को राइट बैक स्विच किया जाएगा या ये लोग क्या फॉर्मेशन चेंज कर देंगे, मतलब राइट बैक इशू को बना मतलब उठा के एक वीडियो बहुत लोगों ने बनाया है। बट आई वॉज नॉट वरीड अबाउट द राइट बैक पोजिशन, बिकॉज मुझे लगा था कि कोई सेंटर बैक आके ही राइट बैक खेलेगा, जो कि एक मेकशिफ्ट राइट बैक हिसाब से खेल सकता है। एंड मेरे हिसाब से वो मेरे को लगा था कि साका माइट प्ले और जेट स्पेंस को राइट बैक करके लेफ्ट बैक पे डैन बर्न डाल देंगे, ऐसा मेरे को लगा था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं हुआ। एजरी कौनसा को डाला गया, जो कि उनका लाइनअप था वही लाइनअप रखा गया एंड एजरी कौनसा को वायरस प्ले किया गया। साका का अगर मैं बात करूँ तो साका को पहले नहीं डाला गया, नोनी मादुएको को चांस मिला प्लेइंग 11 में एंड सच बताओ तो भाई बहुत गंदा गंदा खेला भाई। ज़्लाटान जो मतलब क्या ही बोलूँ, जो इस साल मतलब अलग ही कॉमेडी कर रहा है, अलग ही फॉक्स स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ज़्लाटान ने बोल दिया कि ये जो प्लेइंग 11 उतरी है इसमें से लगता है प्लेइंग 10 खेल रही है फर्स्ट हाफ के बाद, ज़्लाटान खुद बोल रहा है। तो इससे पता चलता है कि नोनी मादुएको ने कोई भी ऐसा ब्रेक थ्रू पास हो, कोई भी ऐसा अटैक में कुछ हेल्प करना हो, तो नोनी मादुएको ने कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो जिससे थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन होता है फिर से तुचेल को कि वाई पिकिंग नोनी मादुएको व्हेन यू हैव मोर प्लेयर्स हु कैन प्ले एज अ राइट विंग, सॉरी। तो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं लिया? आप एक एक्स्ट्रा राइट बैक भी बुला सकते थे, क्यों नहीं लिया? तो अभी लोगों का वही मतलब चल रहा है दिमाग में कि क्यों, क्या डेप्थ एक इशू बन गया है। ठीक है, बट एजरी कॉन्सा ने बहुत बढ़िया एक राइट बैक रोल खेला। राइट विंग पे साका बाद में आ ही गए थे, साका बाद में 48 या 46 मिनट में आ ही गए थे। लेकिन 46 मिनट मतलब फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट हाफ में जो स्कूलरुप का मैंने गोल देखा, मतलब वो तो भाई बहुत बढ़िया गोल था स्कूलरुप का। एक मतलब
मतलब जो गोल निकला ना वो पता नहीं क्रॉस था कि गोल था मुझे नहीं पता, बट जो गोल गया वो जो बॉल घुसा, पिकफोर्ड को भनक भी नहीं लगी कि भाई मतलब गोल हो चुका है, ठीक है। तो मतलब वो तो बहुत बढ़िया था और शुलरूप ने फिर सेलिब्रेशन किया, बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन था। एंड देन उसके बाद इंग्लैंड को लगता है कि इंग्लैंड को अर्जेंसी फील होती है, ठीक है। आफ्टर 37 मिनट्स की 36 मिनट्स इंग्लैंड को अर्जेंसी फेस होती है, नहीं हमें खेलना है, हमें कुछ करना है गेम में, ठीक है। एंड उसकी वजह से उन्होंने फिर जाके अटैक करना चालू किया। फिर हमें वो इंग्लैंड को, हमने इंग्लैंड को देखा, उससे पहले भी अटैक किए बट उतना मतलब जो हम कहते हैं क्लिनिकल, ठीक है, उतना वो लॉक्ड इन नहीं था। फिर उसके बाद वो लोग लॉक्ड इन हुए, गोल खाने के बाद लॉक्ड इन हुए, ठीक है। उन्होंने हाफ टाइम के पहले ही एक गोल स्कोर कर दिया जो कि बेलिंगम का गोल था। वो गोल भी कैसे आया कि एक वो गोल किक था, गोल किक जाके लगा बॉल कैमरा पे, जो कि कंट्रोवर्सी है कि एक स्काई कैम स्पाइडर कैम पे लग गया है। एंड स्पाइडर कैम पे लग के वो बॉल नीचे गिरा, वो बॉल बेलिंगम के पैरों में गया। बेलिंगम ने वो चांस मिस नहीं किया भाई, बेलिंगम भागे भागे और गोल स्कोर कर दिया। बहुत ही ब्रिलियंट गोल है, अगर गोल की बात करूँ तो बहुत ही ब्रिलियंट है। बट जो चीज़ जो कि मतलब बोला कि बॉल लग गया है स्पाइडर कैम पे, एंड वो डिसीजन को मैं बोलूँगा कि अगर सब देख ही रहे हैं, सब यू कुड हैव चेक्ड दैट कि स्पाइडर कैम पे लगा है कि नहीं लगा है। बट आफ्टर द मैच जो फीफा के साइड से एक न्यूज़ आया कि उनका जो बॉल के अंदर चिप लगा है वो चिप डिटेक्ट नहीं कर पाया। अगर आप अगर नहीं जानते हो कि चिप क्यों लगा होता है या चिप क्या काम करता है, तो चिप एक सेंसर है जो कि वो पुर्तगाल और क्रोएशिया वाले मैच पे भी यूज़ किया गया था टू चेक द ऑफ साइड ऑफ द क्रोएशियन प्लेयर, ठीक है। आर्टानोविच या कोई था, तो उनका वो चेक कर रहे थे कि उनका सिर लगा है कि नहीं लगा है एंड वो ऑफसाइड है कि नहीं। उससे ही डिसाइड हुआ कि गोल होगा कि नहीं, वो क्रोएशिया मैच में वो डिसाइडर था, ठीक है। एंड यहाँ भी चेक इसीलिए मतलब अगर करते यहाँ पर चेक तो शायद से बॉल के जो मतलब सेंसर है उस पर कुछ कैच ही नहीं किया है, ऐसा मानना है फीफा वालों का। एंड ऐसा ही फीफा वालों ने कहा है कि बॉल ने कुछ कैच नहीं किया है, अगर कैच करते तो थर्ड ऑफिशियल्स उनको कहे थे, ठीक है, और वीआर चेक भी होता। बट आई थिंक मुझे लगता है कि वीआर चेक होना चाहिए। मेरे को तो दिखा कि लगा है क्योंकि डिफ्लेक्ट हुआ है, ऐसा मेरे को लगा, ठीक है। एंड जब बॉल गिरा तो वहाँ पर अब देखो भाई, टेक्नोलॉजी की बातें हैं, ये सब टेक्नोलॉजी के चोचले चीज़ें हैं, ठीक है। बट आप आंखों से जो देख पा रहे हो, आपको आंखों से ही जज करना होता है। कुछ कुछ चीज़ें आप टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हो ही सकता है कि वो चिप खराब था या चिप ने कैच नहीं किया, ऐसा सैकड़ों, मैं बोल सकता हूँ ऐसे सैकड़ों आप इंसिडेंट्स देखोगे जहां पर टेक्नोलॉजी ने काम नहीं किया। दो टेक्नोलॉजी इज वर्किंग बट टेक्नोलॉजी ने काम नहीं किया, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने वो टच या वो चीज़ कैच नहीं किया, बट आप आंखों से देख पा रहे हैं कि वो हुआ है, वो डिफ्लेक्शन हुआ है। तो वाई वोंट यू डू अ स्पॉट किक, ठीक है। जो कि होता है कि कभी कभार आप देखते हैं ना कि रेफरी से बॉल टकरा जाती है या एक शॉट मारा है एंड रेफरी के बॉडी डिफ्लेक्शन से वो गोल चला गया है, कुछ हो गया है, तो वो सब रिटर्न करके फिर वो गोल स्पॉट किक देते हैं, ऐसे ऐसे बॉल को ऐसे फेंक देते हैं, जो प्लेयर पकड़ेगा वो प्लेयर को बॉल मिल जाएगा। तो वैसा करना चाहिए था, कुछ एंगल पे, वही एंगल पे कुछ करना चाहिए था वैसा, बट उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया। रेफरी ने सोचा भी नहीं टू चेक इट एंड टू विजुअलाइज इट और समथिंग लाइक दैट, उन्होंने ये सोचा ही नहीं। और बेलिंगम को मिल गया अपना पहला गोल, इक्वलाइज मिल गया, मतलब पहला गोल मतलब मैच में पहला गोल मिल गया है इंग्लैंड को, और वो भी बेलिंगम के तरफ से। एंड एक 1-1 ड्रॉ के साथ फर्स्ट हाफ खत्म होता है। सेकंड हाफ पे आते हैं एंड सेकंड हाफ पे भी गेम जैसा जा रहा था, मुझे नहीं लगा कि ये कुछ इंग्लैंड कुछ खेलने की मूड में आई है, क्योंकि मुझे लगा पूरा मतलब जो इंटेंसिटी हमने देखा इंग्लैंड का, ठीक है, मतलब फर्स्ट हाफ के एंड पे वो इंटेंसिटी दिखी नहीं पूरी मैच में। मतलब ये जो बाकी जो 45 मिनट्स है इस पे हम लोगों को दिखाई नहीं वो इंटेंसिटी। दो चेंजेस हुए, दो एब्रेजे एजे आए थे डेक्लन राइस के जगह पे,
माधुरी की जगह पे साका आए थे, फिर 71 मिनट पे गॉर्डन के जगह पे रीस जेम्स को डाला गया था, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जेट स्पेंस जो है, जेट स्पेंस को लाया गया 86 मिनट पे निको रैली के जगह पे, एंड मॉर्गन रॉजर्स को डाला गया एजरी कौनसा के जगह पे, मतलब राइट बैक जो थे उनके जगह पे डाला गया। एंड राइट बैक ऑब्वियसली ये जो चेंजेस जो हुए थे 86 एंड 89 पे, वही चेंजेस की वजह से जो जेट स्पेंस है वो लेफ्ट बैक चले गए एंड रीस जेम्स राइट बैक चलेंगे। ऑब्वियसली यू नो द टेक्निकल चेंजेस, और मॉर्गन रॉजर्स को एक एक्स्ट्रा अटैकिंग मिडफील्डर को डाला गया। बट चीज़ें ऐसी हुई ना, मतलब ये सब चेंजेस होने के बावजूद भी कोई अटैक नहीं आया, कोई लास्ट मोमेंट प्ले नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक जेट स्पेंस को वो भी मतलब आफ्टर हाफ टाइम, वो भी हम कह सकते हैं आफ्टर हाफ टाइम की बात है वो, ठीक है। एक मैं भूल रहा हूँ, एक हाफ टाइम के बाद एक हेगम का एक गोल था, वो कैंसिल किया गया वो गोल, ठीक है। वो भी मतलब अगर गोल हो जाता तो भाई ख़त्म हो जाता, सच बताओ तो मतलब यहाँ इंग्लैंड का पूरा सीन ही ख़त्म हो जाता हेगम का अगर गोल मिल जाता तो। और एक बात, हेगम का जो गोल जो मिस हो गया, वो उसका पहला इंटरनेशनल गोल था वैसे भी, जो मिस हुआ, क्यों मिस हुआ, क्योंकि जो कॉर्नर किक लिया गया था, कॉर्नर किक लेने से पहले हालैंड ने एक बंदे को गिरा दिया था, धक्का मार दिया था। एंड इफ़ यू नो द रूल्स, फीफा ने टूर्नामेंट से स्टार्टिंग पे ही रूल्स चेंज किए थे, जहाँ पर प्लेयर्स एंड गोलकीपर्स कॉर्नर टेकिंग सिचुएशन में प्रोटेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे गोल्स देखे, स्पेन की एक मैच में ही हमने एक गोल देखा था कि डिसअलाउ कर दिया गया था, क्योंकि गोलकीपर को धक्का दिया गया था, उसमें गोलकीपर को प्रोटेक्ट किया गया लॉ के वजह से। एंड वैसे ही इधर प्लेयर्स को भी प्रोटेक्शन मिला, क्योंकि किक से पहले ही हालैंड ने एक प्लेयर को धक्का दे दिया, विच इज़ फेयर एंड फाइन, एंड उसके वजह से उनको हेगम वाला गोल नहीं मिला नॉर्वे को। और अगर हम बात करें कि मतलब मैच में फिर 45 मिनट्स में क्या हुआ, जब डिक्लन राइस को डाउन किया गया, मतलब सब्स्टिट्यूट किया गया, एब्रिजे एजे को लाया गया, सच बता रहा हूँ भाई, मतलब मुझे लगता है कि वो इंटेंसिटी चली गई। मैं जो बोल रहा हूँ ना कि इंग्लैंड ने कुछ नहीं किया, इंग्लैंड नॉर्वे का गेम खेला, क्यों खेला, क्योंकि मुझे लगा कि वो इंटेंसिटी ही चला गया। मतलब डिक्लन राइस कितने क्रूशियल प्लेयर है, पार्ट है कि मतलब जो बॉल रखते हैं, जो एक बॉल प्लेइंग सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर, एक सीडीएम है, ठीक है। एंड बहुत बढ़िया तरीके से वो बॉल को फाइनल थर्ड्स में भेजते हैं थ्रू पासेस। एंड ऐसा प्लेयर आपको एक चाहिए होता है जो 6/8 वाला जो प्ले मेकिंग कर सकता है, जो डीप लाइन प्ले मेकिंग भी कर सकता है, एंड आगे जाके भी फाइनल थर्ड में भी अटैक कर सकता है, अटैक प्रोवाइड कर सकता है, थ्रेट प्रोवाइड कर सकता है। तो डिक्लन राइस तो हमेशा ही मतलब ये किसी भी मिडफील्ड के जान होता है। एंड उनको डाउन किया गया 46 मिनट में, उनको सब किया गया। एंड ऐसा लगा कि इंग्लैंड ने अपना कंट्रोल ही छोड़ दिया। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोबी माइनो जो है, कोबी माइनो को आई थिंक ऐड करना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई तुचेल इज नॉट बिलीविंग ऑन कोबी माइनो। कोबी माइनो एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, 6 के रोल पे खेलते हैं। शायद से वो अटैक नहीं कर पाएंगे, उतना अटैक शायद से नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, बट वो मिडफील्ड में बॉल प्लेइंग की जो काम है, जो एबिलिटीज़ है, जो ड्यूटीज़ है, वो बिल्कुल कंप्लीट कर पाएंगे। एंड जो दूसरा सेंटर मिड मतलब रीस जेम्स को भी एक टाइम पे सेंटर में सीडीएम खेलना पड़ रहा था, तो अगर एक सीडीएम ही आपको चाहिए या एक सेंटर मिड ही चाहिए, तो आई थिंक कोबी माइनो कुड डू दैट बेटर, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि रीस जेम्स उसके लिए बने हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो कि मेरे को समझ में सच बोलूँ तो नहीं आया ये चीज़, ठीक है, क्यों तुचेल ने किया। सो गाइस मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, दैट वाज कि एक मोमेंट मिला था नॉर्वे को, जो कि सॉर्लोथ स्क्वायर कर सकता था, सॉर्लोथ पास दे सकता था हालैंड को, बट सॉर्लोथ ने पास नहीं दिया। एंड मतलब उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि सॉर्लोथ, मतलब लोग बोल रहे सेल्फिश बन रहा था, बट ऐसा लगा कि वो भूल गए कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वो आई फील लाइक कि सॉर्लोथ जब आगे बढ़ रहे थे फाइनल थर्ड की तरफ, उनके दिमाग में शायद से था कि वो शूट करेंगे, एंड मतलब वो चांस को खुद अपने हिसाब से टर्न ऑन करेंगे। बट आई थिंक वो सोचते सोचते जब वो आगे जा रहे थे, तभी शायद से कॉल आया होगा कि भाई स्क्वायर कर दो, बट आई डोंट थिंक कि वो शायद से कंफ्यूज हो गए हैं।
मेरा सिंपल सा मतलब है कि वो शायद से कंफ्यूज हो गए थे उस पॉइंट पे। एंड वो एक बड़ी चांस थी नॉर्वे को आगे बढ़ने के लिए। अगर नॉर्वे वहाँ पर 2-1 हो जाता तो मेरे हिसाब से मैच में कुछ ऐसा बना ही नहीं इंग्लैंड के लिए कि वो उस स्कोर लाइन से वापस आ पाते आफ्टर 90 मिनट। एंड देन उसके बाद जूड बेलिंगम का एक 93 मिनट पे एक गोल आता है। आपने मतलब ये मैं पिछले जो इस पे बोल रहा था कि सेने लेमेंस से पैरी नहीं हुआ एंड वो गोल हो गया मिकेल मेरिनो की तरफ से, वैसा ही कुछ गोल हमें देखने को मिला बेलिंगम की तरफ से। एंड सच बताओ तो भाई बेलिंगम कुछ अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। 6 ओपन प्ले गोल्स आउट ऑफ 7 आई थिंक, ऐसा ही कुछ स्टैट है। एंड ऐसा जो स्टैट्स है ये स्टैट्स सबको पीछे छोड़िए आई थिंक इंग्लैंड की तरफ से अगर बोला जाए तो पहली बात तो ये स्ट्राइकर लेवल स्टैट्स है। एंड अगर इंग्लैंड की तरफ से बोला जाए तो ऐसे आई थिंक गैरी लिनेकर का ऐसा कुछ सीजन गया था, पॉल गैस्कोकाइन का एक सीजन गया था आई थिंक ऐसा। तो वो सब जो लेजेंडरी नेम्स है उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं बेलिंगम अपना ये परफॉर्मेंस देते हुए। जो जो मैचेस पे केन नहीं चले, केन का पलड़ा नहीं भारी रहा, बेलिंगम भी स्टेप अप कर रहे हैं अपना मतलब दिखा रहे हैं कि भाई हम भी कर सकते हैं, हम भी टीम का भार उठा सकते हैं। अगर केन नहीं चलते, प्लेयर्स नहीं चलते, कॉर्डन हो, रैशफोर्ड हो, कोई भी हो, अगर नहीं चलते तो हम भी काम कर सकते हैं। एंड एक सिंगल हैंडेडली बेलिंगहम ने जीत दिलाई है इंग्लैंड को, 2-1 के विक्ट्री से जीत दिलाई है। मैं सच बताऊँ तो अगर पूरा मैच आप लोगों ने देखा है तो आप नॉर्वे की ही तारीफ करोगे। नॉर्वे भी वेस्टफुल थी किसी किसी जगह पे, इसलिए वो लोग नहीं जीते। बट आज जहाँ पर मैच हो रहा था, आज भूल गया जगह का नाम ही भूला, हार्ड रॉक स्टेडियम पे मैच हो रहा था। तो वो मैच जो हो रहा था ना, मतलब वो जो टेम्परेचर था हम लोगों के लिए, भाई हम इंडियंस के लिए वो टेम्परेचर कुछ नहीं है, बट उनके लिए भी एक 33 डिग्री सेल्सियस पे खेलना एंड 37 डिग्री जो कि मतलब फील्स लाइक वैसा है, उस टेम्परेचर में खेलना तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है इंग्लैंड के लिए भी, नॉर्वे के लिए। नॉर्वे तो मतलब नॉर्वे के तो और भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर था आई थिंक वो टेम्परेचर में नॉर्वे ने जितना किया भाई उतना बहुत बढ़िया है। मतलब सच बताऊँ तो बिकॉज दे वर ड्राइंग अप। और मतलब मैं सोच के ही मेरे को कैसा लग रहा है कि भाई इतने गर्मी में वो लोग मतलब इतना ठंडे देश से आते हैं नॉर्वे के जो प्लेयर्स है, ठीक है, एंड इतना गर्म में मतलब इतना ह्यूमिड वेदर में खेलने पे कैसा लगता होगा। सच सच बताओ तो ये सब मैचेस के लिए हाइड्रेशन ब्रेक इनको तो चाहिए भाई, ठीक है। सो मैच के बाद होता है एक और ड्रामा, मतलब ये तो पूरा गेम ही ड्रामा था, और उसके बाद एक और ड्रामा होता है मैच के बाद कि टूचेल ओपनली अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं कि मैंने जैसा गेम सोचा था वैसा गेम ये बिल्कुल भी नहीं गई। एंड मैंने सोचा था कि गेम में ये होगा वो होगा, एंड वो अपना जो मतलब क्या बोलूँ प्लेयर्स के ऊपर गुस्सा दिखा रहे थे। एंड ही ऑल्सो टोल्ड दैट कि मुझे प्लेयर्स के तरफ से ये जो गेम प्ले था ये मुझे पसंद नहीं आया, दिस वाज डेफिनेटली नॉट आवर प्लान, ये भी बोला उन्होंने। और उनके इस बात पे बेलिंगहम ने कुछ गरम गरम रिस्पॉन्स किया है, ठीक है, क्योंकि टूचेल ने और एक बात टूचेल ने लकी भी बोला था कि हम लोग लकी है कि हम लोग जीत गए। देखो टूचेल इज़ नॉट रॉन्ग, बट द थिंग इज़ कि आप ये सब चीज़ें बाहर नहीं बोल सकते हो। मे बी ही इज़ राइट, एंड हमें भी गेम के बारे में पता चल रहा है कि हाँ लगी थी इंग्लैंड, बट ये सब चीज़ें आप बाहर नहीं बोल सकते हो। एंड बेलिंगहम ने अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट किया काइंड ऑफ, ठीक है। एंड ये स्कूटिनी के ऊपर पहली बार तो बात उतना नहीं किया, बट सेकंड बार में बैश कर दिया अपने इंग्लैंड के मैनेजर को, टूचेल को। बोला कि देखो मतलब 120 मिनट हालैंड, सोल्डोत, उनके जो फ्रंट लाइन है, ठीक है, हालैंड, सोल्डोत, मूसा या शुलरूप कोई भी पकड़ लो आप, ठीक है, ये प्लेयर्स को डिफेंड करना 120 मिनट तक मतलब बहुत दिक्कत होता है। वो नहीं खेल रहे, हम खेल रहे हैं, हमने कैसे डिफेंड किया 120 मिनट तक हमें ही वो चीज़ पता है। एंड जो रिजल्ट्स आए हैं आई एम वेरी हैप्पी, वो हमारे टीम के इक्वल एफर्ट की वजह से आया है। ये बेलिंगहम के वर्ड्स थे।
एंड ये सुन के तो भाई मतलब तुचेल भी समझ गया कि भाई मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया होगा। एंड तुचेल भी अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं। एंड उनको भी प्रेस में जब पूछा जाता है कि बेलिंगम ने ऐसा ऐसा बोला, क्योंकि यू नो मीडिया मीडिया हमेशा मसला ढूंढती रहती है कि भाई क्या चल रहा है, क्या ड्रेसिंग रूम में टेंशन है, क्या चीज़ें हैं, क्या तू में हो गया, यही सब मीडिया का काम है। तो मीडिया ने जब तुचेल को पूछा, तुचेल ने भी कहा हाँ आई एम प्राउड ऑफ माई बॉयज़, उन्होंने जो रिजल्ट निकाला बहुत बढ़िया था। एंड तुचेल भी थोड़ा काम डाउन कर गए। लेकिन मैं इधर तो मैं सच बताऊँ तो मैं बेलिंगम के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि यू डोंट से थिंग्स लाइक दैट। अगर आप बोलते हो ना, ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है, एक मोरल डाउन वाली बात हो जाती है। और मैं सच बताऊँ तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है। जैसे कि तुचेल ने वो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इंटरव्यू में बताया कि ऐसा ऐसा है। अगर कोई वो दिल पे लगा लिया कि हाँ हम लोग तो नहीं खेल पाए, हम लोग क्या थोड़ी खेल पाएंगे अर्जेंटीना के सामने, और ये दिमाग में आ गया, दो देर प्रोफेशनल प्लेयर्स, ऑब्वियसली ये दिमाग में नहीं आना चाहिए, बट अगर समहाउ आ गया तो शायद से ये दिक्कत देने वाला है। तो मतलब बहुत बढ़िया लगा, प्लेयर्स के लिए स्टैंड लिया बेलिंगम ने और बातें किए, चीज़ें किए। तो इसलिए मैं बेलिंगम के साथ जाना चाहता हूँ। वेल कोई झमेला तो वैसे मतलब नहीं है, ड्रेसिंग रूम ड्रामा टाइप का तो नहीं है, ये जस्ट मेरे को दिखा तो मैं बोल दिया। तो मैं मतलब क्या ही बताऊँ। और इतना ही बोलूँगा कि इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया खेला। दे आर गोइंग टूवर्ड्स, मतलब ये नेक्स्ट मैच उनका अर्जेंटीना का है। आई होप, मैंने बोला था शायद से कि आई वांट टू सी हैंड ऑफ गॉड वाला मोमेंट फिर से थ्रू मेसी। तो मतलब मज़ा कर रहे हो गाइस, बट मुझे तो भाई मज़ा आएगा अगर कर देते हैं हैंड ऑफ गॉड वाला थिंग, ठीक है। मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज दिस गेम्स होल्ड्स हिस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट। इंग्लैंड अर्जेंटीना होल्ड्स हिस्ट्री। एंड उस साल भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो, जैसे अर्जेंटीना में मराडोना ने सोलो कैरी किया था, इस साल मेसी भी वैसे सोलो कैरी कर रहा है। तो क्या मेसी को फिर से मिलेगा? बात करते हैं अगले जो फिक्सचर है हमारे, जो 100th फिक्सचर है। Take the hydration break, क्या boy. हुआ? You have to take the hydration break, नहीं boy. चाहिए हाइड्रेशन ब्रेक भाई। आगे इरिटेटिंग हाइड्रेशन ब्रेक्स गाइज। एनीवेज, तो बात करते हैं अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड वाले मैच पे, जो कि 100th मैच था इस फीफा वर्ल्ड कप का। 100 मैचेस हम लोगों ने देख लिया गाइज। तो 100 मैच पे क्या होता है गाइज कि ये जो गेम था अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्ज़रलैंड, मैं हर मैच के एनालिसिस पे ही तुमको एक ही चीज़ बोलूँगा, एक ही चीज़ें बोलते बोलते मैं पक गया हूँ। दैट इज़ दिस अर्जेंटीना टीम इज़ अबाउट मोमेंट्स, ठीक है। कोई टैक्टिकल ब्रिलियंस नहीं, कोई चीज़ें नहीं कि हाँ भाई गेम प्ले पे निकल रही है, ठीक है, कोई टैक्टिकल स्विच कर रही है स्कलोनी जिसके वजह से निकल रहा है, ठीक है। स्कलोनी के चीज़ें जो मतलब पहले काम करते थे, लोग बोलेंगे भाई अर्जेंटीना ऐसी ही टीम है भाई, पहले भी पिछले साल मतलब 2022 में जब वर्ल्ड कप जीता था तब भी ऐसे ही खेलती थी। नहीं भाई, नहीं। मुझे याद है मतलब 2022 की अगर बात करूँ तो मुझे बिल्कुल याद है कि हमेशा अर्जेंटीना गोल स्कोर कर लेती थी एंड देन स्कोर करने के बाद वो अब डिफेंड करने के मूड में रहती थी, डिफेंड करना था। फिर अगर गोल मिला तो मिला, नहीं मिला नहीं मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती थी। मतलब वो लोग क्रिएट करके बैठे रहते थे, वो लोग गोल चांस क्रिएट करके बैठे रहते थे। गोल चांस क्रिएट करते थे, गोल हो जाता तो बैठ जाते थे, नहीं तो वो लोग फिर से अटैक करने जाते थे और गोल स्कोर करने की कोशिश करते थे, ठीक है। एक मैच मुझे याद है जिस मैच में शायद से उन्होंने पहले गोल खा लिया, मतलब डिफेंसिवली अगर हम बात करें तो पहले गोल एक ही मैच में खाया था, वो था सऊदी वाला मैच, जो कि उनका ग्रुप स्टेज का पहला मैच था जो वो लोग हार गए थे। और मैं एक दूसरा मैच बोलूँगा जिस पे उन्होंने गोल मान लिया था लेकिन फिर कमबैक हो गया, वाउ ट्रेगोस्ट का कमबैक हो गया था, जो कि क्वार्टर्स था, आई थिंक क्वार्टर्स में वाउ ट्रेगोस्ट का कमबैक हो गया था। एंड फिर उसके बाद पेनल्टीज़ पे जाते चीज़ें होती है। वो गेम तो भाई है ही, वो गेम बहुत डर्टी गेम गया था लास्ट मतलब वर्ल्ड कप पे। एंड फ्रांस वाला गेम कह सकते हो, जो कि 3 मिनट में 2 गोल हो गया था एम्बापे का,
जो कि मतलब रिमेंबर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि वैसा टीम नहीं है ये अर्जेंटीना वाली टीम, वैसा नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे कि डी पॉल है, पैराडेस है, मैकलिस्टर है, इन्जो फर्नांडिस है, वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, बट टीम वैसा काम नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अर्जेंटीना की मिडफील्ड पे। मैं गेम पे बात करूँगा, मैं गेम पे आऊँगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा, क्योंकि आई होप, मेरे को होप है कि अर्जेंटीना सुधार लेगी, स्कलोनी सुधार लेगा कि अपने टीम को क्या क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ वो इजीली सुधार लेगा। क्योंकि इनके जो मिडफील्ड है, आई डोंट नो व्हाई, बट मिडफील्ड बॉल नहीं रख पा रही, अर्जेंटीना बॉल बिल्कुल भी नहीं रख पा रही है। जो मैं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस और मोमेंट्स पे निकाल रही है, मैं मतलब जैसा कि मैकलिस्टर का हेडर आपने देखा, पहले गोल पे मैकलिस्टर का हेडर गया, ठीक है, फिर वो इक्वलाइज हो गया डैन एंडॉय की वजह से। एंड भाई बहुत लोग बोल रहे हैं स्विट्जरलैंड भाई कितना गंदा गेम खेली, बैठ गए नीचे, यार भाई सच बताओ तो देखो वो करते क्या है ना। वो आए थे एक प्लान लेके, उनका प्लान था कि हाँ हमको अर्जेंटीना को रोकना है, ठीक है। तो अब मतलब ऐसे तो नहीं करेगी ना कि भाई हाँ हम लोग अटैक करने चले जाते हैं एंड पीछे कोई नहीं रहेगा और अर्जेंटीना आके गोल स्कोर कर देगी। भाई इतना भी चों टीम नहीं है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के सामने आपको डिफेंड करना पड़ेगा, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से किया था अनटिल दैट रेड कार्ड, ठीक है। एंड हाँ, मैं जो बोल रहा था अबाउट द मिडफील्ड, ये मिडफील्ड बॉल रखना नहीं जान रही है। मतलब दो इस मिडफील्ड के पास पैराडेस है, आई थिंक वही एक बंदा मतलब है जो कि बॉल रख पा रहा है। बाकी मैं मैकलिस्टर बोल लो, मैकलिस्टर का एक रेटिंग अच्छा है, रेटिंग क्योंकि गोल मारा था उसका रेटिंग अच्छा दिया। एंजो बोल लो, रॉड्रिगो डे पॉल बोल लो, नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रहा है। आई थिंक मैच के बाद या मैच से पहले मुझे नहीं पता, बट स्कलोनी से पूछा गया था कि एंजो वो वाला रोल क्यों नहीं खेल रहे हैं जो 6/8 जो वो खेलता है, ठीक है, कि बॉल को आगे लेके जाना, बॉल को प्रोग्रेस करवाना, वो रोल क्यों नहीं खेल रहा है एंजो, ठीक है, वो फाइनल थर्ड्स पे क्यों जा रहा है। तो स्कलोनी ने सिर्फ इतना ही कहा कि देखो ऐसा बात है कि मतलब एंजो अब वैसा प्लेयर नहीं रहा, पहले जो था उसके पास पहले जो चीज़ें थे वो अभी वैसा प्लेयर नहीं है, ठीक है। मतलब ये चीज़ का मतलब मुझे लगता है कि वो कहना चाह रहे थे कि एंजो मरेस्का जो एंजो को एज अ बॉक्स क्रैशर खिलाता था, कि जाओ भाई बॉक्स के अंदर आप अपना प्रेजेंस दिखाओ एक फाइनल थर्ड में एक एक्स्ट्रा प्लेयर रखना, जो कि एंजो मरेस्का चाहते थे। तो उसी कारण की वजह से एंजो वाज द प्लेयर कि एंजो मतलब एंजो फर्नांडिस की बात करूँ मैं, एंजो वाज द प्लेयर कि एंजो मरेस्का ने उनको बोला कि जाओ आप फाइनल थर्ड में जाओ, बॉक्स क्रैशर हिसाब से खेलो। तो आई थिंक उनका जो मतलब प्रोग्रेशन था विद द बॉल, जो उनका प्रोफाइल था, वो शायद से ख़राब हो गया है, वो शायद से वो अभी नहीं करते और वो टच खो चुके हैं, इसीलिए शायद से स्कलोनी नहीं खिलाना चाहते हैं उनको एज अ बॉक्स क्रैशर। तो सॉरी, बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, ठीक है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है वैलेंटिन बार्को को आप खिला सकते हो। वैलेंटिन बार्को इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अगर आप मतलब अब और एक चीज़ है, जैसे कि मैकलिस्टर एक नंबर 10 पोजीशन पे खेल रहा है, क्रिएटिव प्लेमेकर के पोजीशन पे खेल रहा है, क्योंकि मेसी तो ऑब्वियसली एक फॉरवर्ड खेल रहा है, एक डीप लाइन फॉरवर्ड खेल रहा है, ठीक है। बट ये चीज़ पे क्या गलत हो रहा है, मैकलिस्टर काम नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो, इस साल मैकलिस्टर का सबसे ख़राब साल जाने वाला है, ये 25-26 बहुत ख़राब जाने वाला है। पिछले साल भी मैकलिस्टर वॉज वेरी गुड, अगर उसको 10 में डाला जाता तो आई थिंक वो पिछले साल भी काम करता, बट ये साल पता नहीं 25-26 में क्या हो गया है। ही इज़ नॉट प्लेइंग गुड मैन, ठीक है, उसके टचेस बहुत हेवी लगते हैं उसे, उसके चीज़ें ठीक ठाक, मतलब उसके जो पासिंग था, उसका जो प्रोग्रेशन था, वो कहीं से स्टंट हो गया है, मेरे को लगता है वो कहीं से गिर गया है। उसका प्लेयर प्रोफाइल भी कुछ हद तक पता नहीं चेंज हो गया है कि क्या हो गया, प्लेयर थोड़ा अलग हो गया है, ठीक है। मतलब 22 का प्लेयर तो ऑब्वियसली नहीं है मैकलिस्टर, बट अगर मैं 24-25 का सीज़न भी पकड़ लूँ, वो सीज़न वाला भी प्लेयर मैकलिस्टर नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात है। एंड मुझे लगता है कि मैकलिस्टर को
रैप अप करना पड़ेगा क्योंकि सेमीफाइनल्स आ चुका है भाई, फाइनल ऑन द कॉर्नर, ठीक है। ये जो दो ओपोनेंट्स आने वाले हैं तो वो भाई बहुत तगड़े ओपोनेंट्स है, इंग्लैंड भी पकड़ लो और उधर फ्रांस और स्पेन में से कोई भी एक पकड़ लो, दोनों तगड़े आने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मिडफील्ड पे वैलेंटिन बार्को, जो मैंने बोला वैलेंटिन बार्को को यूज़ कर सकते हैं, मैकलिस्टर के जगह पे निको पास को यूज़ कर सकते हैं। शायद से स्कलोनी इसीलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि मैंने सुना है कि निको पास जो चैनल्स ऑपरेट करते हैं वो लियो मेसी के चैनल्स है, मतलब लियो मेसी भी वही चैनल्स ऑपरेट करते हैं। तो एक ही पोजीशन में या एक ही जगह पे दो प्लेयर्स एक ही चैनल से ऑपरेट करने से थोड़ा इम्बैलेंस ज़रूर क्रिएट होगा अपने मतलब उनके जो टैक्टिकल सेटअप पे शायद से, तो इसीलिए निको पास को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। बट आई थिंक निको पास वुड बी अ ग्रेट एडिशन इन द प्लेइंग 11। एंड सबसे कंसर्निंग बात तो यही है, इनके जो स्ट्राइकर आज जो गोल मारे हैं, मतलब लॉटारो मार्टिनेज और अल्वारेस की अगर बात करूँ, दोनों की बात करूँ, तो मैं सच बता रहा हूँ यार, ये दोनों पागल कर देंगे पूरे टीम को, क्योंकि ये दोनों भाई गोल स्कोर ही नहीं किए, मतलब गोल स्कोर क्या, शॉट ऑन टारगेट या शॉट्स भी बहुत कम लिए इस, मतलब ये मैच से पहले अगर आप स्टैट्स देखें तो बहुत ही कम लिए, मतलब एक या दो ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा, ठीक है। अगर ये सच है तो मतलब बहुत गलत बात है, मतलब ऐसा अगर मतलब चल रहा है विथ एल्वारेज एंड मार्टिनेज तो भाई कुछ कर नहीं सकते। इनको वही सेंटर बैक वाले गोल्स चाहिए, इनको स्क्रैपी गोल्स चाहिए, इनको मोमेंट्स पे गोल्स चाहिए, ठीक है। अदरवाइज एक ही भाई है जो बचा रहा है इनको, वो है लियोनेल मेसी, ठीक है। मैंने सिर्फ ओपन प्ले से सिर्फ लियोनेल मेसी को ही स्कोर करते हुए देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर कुछ है अर्जेंटीना अभी फिलहाल तो वो लियो मेसी ही है। एंड अगर यहाँ तक आई है तो भाई मेसी की वजह से ही आई है ये अर्जेंटीना वाली टीम। एंड आई थिंक स्विट्ज़रलैंड वाला जो केस हुआ ये नेक्स्ट गेम में तो बिल्कुल होगा, 100% होगा। तुचेल ज़रूर सोच रहा होगा कि क्या होने वाला है। अगर मैच की मैं बात करूँ, मैच की मैंने थोड़ा बहुत बात किया था इस बीच में कि वो रेड कार्ड तक बात किया था। रेड कार्ड के बाद भी डिफेंस कर लिया था, बट लास्ट में गोल खा गया जूलियन अल्वारेस का एक प्यारा सा किक भाई, प्यारा सा शॉट भाई, मतलब वो अनसेवेबल था। मैं बोलूँगा कि मतलब हार्ड लक फॉर कोबेल, क्योंकि वो नहीं स्टॉप कर पाते। और वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड कप मैं कहूँगा कोबेल को। एंड कोबेल को भी वो शॉट, मतलब वो नहीं रोक पाते वो शॉट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जो पिक्चर परफेक्ट गोल होता है ना, वैसा शॉट मारा है जूलियन अल्वारेस ने, ठीक है। एंड लास्ट में तो टैप इन मार दिया लॉटारो मार्टिनेज ने और भाई गेम खत्म कर दिया। अगर आप स्कोर लाइन देखा ना, सुबह अगर आपने गेम नहीं देखा है और सुबह उठ के अगर आप स्कोर लाइन देख रहे हो तो आपको लगेगा कि भाई क्या बोल रहा है ये बंदा, मतलब ऐसा खेला है क्या अर्जेंटीना। और अब गेम देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि अर्जेंटीना की तरफ से कुछ आया ही नहीं। अटैक्स आया है बट वही थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब वो भी, मतलब मैं बोलूँगा कि 30 मिनट्स के बाद अटैक आए, मतलब 30 मिनट्स बोल रहा हूँ, 90 मिनट्स के बाद अटैक आए, जो नेक्स्ट 30 मिनट्स होता है उसमें अटैक आए। अदरवाइज गेम बहुत ही बोरिंग गेम था, ठीक है। मोमेंट्स पे ये टीम खेलती है, ये टीम मैंने 1000 बार बोल दिया ये चीज़ शायद से कि मोमेंट्स पे ये टीम खेल रही है, अगर मोमेंट्स नहीं मिले तो ये टीम भाई फुस हो जाएगी। एंड हार्ड टेक टू बी ऑनेस्ट, बहुत फैंस को ये चीज़ हजम नहीं हो सकती है, अर्जेंटीना फैंस को, बट हार्ड टेक। अगर ये जो टॉप 4 आई है सेमीफाइनल्स में, टॉप 4 रैंकिंग के टीम्स आई है, इसमें से सबसे वीक मैं बोलूँगा कि अर्जेंटीना दिख रही है, सबसे वीक, सबसे ज़्यादा वीक, ठीक है। मैं क्या ही बोलूँ, बट यू नो चीज़ें होती है। मैंने हमेशा ही कहा है कि मतलब ये जो टूर्नामेंट है अभी तो फ़िलहाल अगर आप अभी देखोगे ना तो ये जो 4 टीम्स है इनमें से कोई भी जीत सकता है, हर किसी के पास 25% चांस है, ठीक है। और मैं ये हमेशा ही कहता हूँ कि हर किसी के पास ही चांस रहता है टू विन इट ऑल। दो आपकी टीम अच्छा नहीं है, मतलब बेस्ट टीम्स हमेशा नहीं जीतती है टूर्नामेंट, ये हमने कम ही देखा है कि बेस्ट टीम्स जीत चुकी है, ठीक है। तो यही मैं बोलूँगा, यही बोल के मैं शायद से ये वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। आई वुड लाइक टू सी पैलाशियोस एज वेल। मैंने पैलाशियोस का नाम मैं भूल गया था, एज़ेकिएल पैलाशियोस का मैं बात करना भूल गया। आई वुड लाइक टू सी हिम एज वेल। राइट बैक तो सही नहीं चल रहा है, पैलाशियोस एक टाइम पे राइट बैक भी खेलते हैं रिवर प्लेट पे,
तो आई थिंक मैं पैलेशियस को पसंद करूँगा राइट बैक अगर वो खेलते हैं तो। एंड मैं इतना ही कहूँगा, जो अच्छा खेले भाई वही जीते। इंग्लैंड अर्जेंटीना को मैं ज़रूर फॉलो करूँगा, वो वाला मैच भाई मैं ज़रूर देखूँगा यार, ठीक है। क्योंकि मुझे तो चाहिए भाई हैंड ऑफ गॉड। और भाई तुम यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करके जाना। मेरा एनालिसिस कैसा लगा तुम बताना, ठीक है, कमेंट करना। अगर तुम मेरे से सहमत हो तो बताना यार, नहीं सहमत हो तो वो भी बताना, ठीक है। तुम्हें क्या क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट लगा इस वीडियो से वो भी बताना। अगर कुछ और इम्प्रूव करना है वो भी तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। चीज़ें बताओ यार, मेरे को बताओ यार, मैं भी भाई फेलो क्रिएटर हूँ, मुझे भी समझ आएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें चेंज करना है, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, टाटा, मिलते हैं सेमीज के रिव्यू पे या प्रीव्यू पे, रिव्यू पे, सेमीज के रिव्यू पे मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।